किसानों का जोरदार प्रदर्शन हरियाणा में। आपको बता दें, किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे के खिलाफ जोरदार और भयंकर विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से वार्ता को राकेश टिकैत, चढ़ूनी और योगेंद्र यादव की 11 सदस्यीय कमेटी पहुंची है। जी हां, इस बीच आपको बता दें, धारा 144, इंटरनेट बंद, महापंचायत और करनाल में भयंकर और लाखों किसानों के एकजुट हो रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राहुल गांधी को फिर पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया गया पारित। जी हां, तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा में मची भगदड़, मुकुल रॉय को दावा, संपर्क में 24 विधायक, ममता बनर्जी पर इन्हें भरोसा भी है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर, जल्द शामिल होंगे टीएमसी में। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे तो दोस्तों, झारखंड विधानसभा में भाजपा नेताओं का हनुमान चालीसा पाठ, कहा हेमंत सरकार को सद्बुद्धि मिले। स्पीकर बोले भगवान आपको समझदारी दे। जी हां, ये आपको बताएंगे। इस बीच झारखंड ही छोड़ो, अब यूपी और बिहार में, जहां यूपी में नमाज तो बिहार में हनुमान चालीसा के लिए कमरे की मांग कर रहे हैं। झारखंड के बाद छिड़ गया है जगह जगह संग्राम, तो ये भी आपको बताएंगे एक एक करके जानेंगे। जहां पर शंख मंत्र और त्रिशूल, गणेश मायावती की ब्राह्मण सभा में दिखे ये नजारे। जी हां, आज मायावती ने ब्राह्मण सभा को संबोधित किया, वो भी बताएंगे। यूपी चुनाव में मुसलमानों को लेकर भाजपा का नया प्लान सुन लीजिए। इस बीच संघ ने फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा मुस्लिम हिंदू एक है, उनके पूर्वज। आखिर क्या है मामला? इस बीच असद ओवैसी का फैजाबाद में एंट्री। जी हां, अयोध्या में फैजाबाद जो की है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है उनका बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश न केवल कोविड-19 से लड़ने में विफल हुआ बल्कि देश की विदेश नीति भी चौपट हुई, और अगर आप भी 5 कृषि काले कानूनों का पुरजोर विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके किसानों के समर्थन में एक लाइक तो बनता ही है। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, किसानों पर लाठीचार्ज करना हरियाणा की खट्टर सरकार को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। आज किसानों की बात है, किसानों प्रशासन से वार्ता के लिए राकेश टिकैत, चढ़ूनी, योगेंद्र यादव समेत 11 सदस्यीय कमेटी पहुंची है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करनाल के बसाड़ा के टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को भी लाठीचार्ज के विरोध में किसानों की महापंचायत हुई है। महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी शामिल हैं। प्रशासन की अपील पर संयुक्त किसान मोर्चा के लिए माना। इसके बाद राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव 11 सदस्यीय कमेटी करनाल लघु सचिवालय पहुंची। वहीं किसान नेताओं के पहुंचने पर लघु सचिवालय की किलेबंदी कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिल्डिंग की तरफ आने जाने वाले रास्तों पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं 11 सदस्यीय समिति के साथ करीब 100 किसान लघु शौचालय में पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच अगर बात करें हम, खास करके योगेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार के आदेश के बाद करनाल डीसी ने प्रेस वार्ता करके इंटरनेट बंद करने और किसानों को आने से रोकने के लिए कहा गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके एक चुनौती के तौर पर लिया है। शाम को इस बारे में शीर्ष नेताओं ने बैठक करके मंथन किया और इसके बाद कुछ किया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि अब सरकार से पूछना चाहते हैं कि कौन सा कानून किसका सिर फोड़ने की इजाजत देता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, किसानों का प्रदर्शन हुआ और तेज। करनाल में किसान महापंचायत, धारा 144 लागू, इंटरनेट भी बंद। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को प्रदर्शन जारी है। जहां रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत आयोजित की गई, वहीं मंगलवार को हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत हो रही। दरअसल आपको बता दें, 28 अगस्त को लाठीचार्ज के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन हुआ और खट्टर सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं। अगली अपडेट, भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राहुल गांधी को फिर पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया गया पास। दरअसल राहुल गांधी युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में दूसरे दिन कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी को पुनः कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव और संगठनात्मक प्रस्ताव को समवेत स्वर में सर्वसम्मति से सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा, सभी प्रदेश अध्यक्षों द्वारा पारित किया गया है। 2 दिवसीय बैठक में अनेक विषयों पर गहन चिंतन और विचार विमर्श हुआ है। अनेक मुद्दे जैसे संगठन के सामने आने वाले दिनों में क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों पर कैसे सफलता प्राप्त किया जा सके, संगठन के प्रमुख कार्यक्रम, आंतरिक चुनाव, सदस्यता अभियान समेत सभी प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। देश के समक्ष जो गंभीर मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई,
किसानों की समस्या, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की संपत्ति को बेचने जैसे ज्वलनशील मुद्दों पर आने वाले समय में किस तरीके से भाजपा सरकार के खिलाफ जन विरोधी मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है, उन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। पूरा घर होने वाला है खाली। भाजपा के 24 विधायक टीएमसी के संपर्क ममता बनर्जी के जी। दरअसल मुकुल राय ने किया दावा। भाजपा बंगाल में टीएमसी की जंग एक बार फिर से जारी है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी में हलचल नजर आ रही है। इसके कई बड़े नेताओं की भाजपा का दामन थाम लिया है, लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है। यानी अब बड़े नेता भाजपा का दामन छोड़कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दामन थाम रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वापसी लगातार हो रही है। इसी बीच भाजपा सौम्य राय की टीएमसी वापसी कुछ दिनों बाद तृणमूल कांग्रेस मुकुल राय ने भी जो दावा किया है, अब वो भाजपा का जोरदार झटका लगने की उम्मीद है। मुकुल राय ने जो दावा किया है, आने वाले समय में भाजपा विधायक टीएमसी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। उनमें कहा गया है कि ममता बनर्जी के साथ काम करने की इच्छा रखने वाले 24 विधायक उनके संपर्क में हैं और उन्होंने आगे कहा है कि इस विधायकों और नेताओं की लंबी कतार है जो टीएमसी पर भरोसा जता रहे हैं, यानी वो आने वाले दिनों में टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर ले लेते हैं तो दोस्तों, यूपी से लेकर बिहार से लेकर झारखंड तक अब विधानसभा में हनुमान चालीसा के लिए भी कमरे मांगी जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, झारखंड की विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा अलॉट होने को लेकर विवाद जारी है। अब इस मसले पर यूपी और बिहार तक चर्चा होनी शुरू हो गई है और यहां की विधानसभा में एक भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है। यूपी के कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी द्वारा मांग की गई है कि यूपी की विधानसभा में भी इसी तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। सपा विधायक ने कहा है कि सत्र के दौरान नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसे में आस्था को ध्यान में रखते हुए ये सही फैसला होगा। यूपी के अलावा बिहार में भी इस मसले पर चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मांग की है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए अलग कमरा बनवाया जाए, साथ ही मंगलवार की छुट्टी भी घोषित कर दी जाए। बीजेपी विधायक ने कहा है कि संविधान सभी को बराबरी का हक देता है। अगर नमाज के लिए कमरा मिल रहा है तो हनुमान चालीसा के लिए क्यों नहीं। हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष से बात किया जाएगा और हर किसी को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये है झारखंड में। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने हंगामा किया और आज भी हंगामा जारी रहा। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए एक अलग से कमरा आवंटन करने के बाद भाजपा के नेताओं और विधायकों ने जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया है। अगली अपडेट, शंख मंत्र त्रिशूल गणेश मायावती की ब्रह्मण सभा में दिखे जबरदस्त नजारे। आज यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी चीफ चुनावी शंखनाद कर दिया है। लखनऊ में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को एक तरीके से एक सभा को संबोधित किया। ब्राह्मण समाज की इस सभा में शंख बज रहे थे, मंत्रोच्चारण हो रहा था, त्रिशूल लगाए जा रहे थे, गणेश की प्रतिमाएं भी नजर आ रही थी। दरअसल बीएसपी ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन किया और इसका लखनऊ में समापन हुआ। समापन के मौके पर मायावती ने रैली को संबोधित किया। कार्यक्रम में मायावती के संबोधन से पहले जय श्री राम और जय परशुराम के नारे भी लगे। इसके साथ साथ पार्टी का पुराना नारा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है के भी नारे लगे। दरअसल मायावती ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि 2007 की तरह फिर से सरकार बनेगी और 1000 सक्रिय कार्यकर्ता पूरे जिले में तैयार करना है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में महिला कार्यकर्ताओं को भी प्रबुद्ध वर्ग के लिए तैयार किया जाएगा और उन्हें भी जोड़ा जाएगा। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सोच वाली पार्टी है और न ही कभी जनता को छलने का प्रयास किया है। बीएसपी की सरकार में किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, खास करके अपर कास्ट के लोगों पर। दरअसल मायावती ने कहा है कि सभी धर्म और जाति से अपील करती हूं कि वो अपने परिवार के हित के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, मुस्लिमों को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमानों के पुरखे एक ही हैं। मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर दिया बड़ा बयान। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सोमवार कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे और हर भारतीय नागरिक हिंदू हैं। पुणे में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि समझदार व्यक्ति मुस्लिम नेताओं के कट्टरपंथियों के कारण विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा हो जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। भागवत ने कहा है कि हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है। दरअसल इसको लेकर कई मुस्लिमों ने एक तरीके से नाराजगी जताई है। मुस्लिमों को पूर्वज हिंदुओं को बताने पर कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, यूपी में भाजपा की विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। दरअसल इस बार मुसलमानों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने बनाया खास प्लान। दरअसल यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा हर वर्ग को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए बीजेपी कई तरह के कार्यक्रम और सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। इसी के तहत अल्पसंख्यक विरोधी होने के आरोप झेलने वाली बीजेपी ने खास करके अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यक्रम की रूपरेखा भी चल रही है। दरअसल आला कमान ने पार्टी की बात करें तो अल्पसंख्यक मोर्चा को अहम जिम्मेदारी भी दी है। अब पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी तेजी के साथ काम कर रहा है। इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। जल्द ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए 2 प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे। यूपी बीजेपी ने इस कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ से अधिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से संपर्क साधने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। अगली अपडेट, बिहार में पीएम मटेरियल के इशारे जदयू उसके पेगासस जाति जनगणना पर रोक में और नीतीश संबंधी बयान के क्या है मायने समझिए। दरअसल आपको बता दें, नीतीश कुमार की तरफ से बगावती रुख अख्तियार किए जा रहे हैं जदयू की तरफ से। अपने सहयोगी भाजपा से लगातार विरोध की खबरों के बीच जदयू ने एक बार फिर से पुराना मुद्दा उछाल दिया है। नरेंद्र मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के कदम के विरोध में एनडीए से बाहर निकलने के अलावा 8 साल बाद बिहार की सत्ताधारी पार्टी ने फिर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के रूप में पेश करके नए राजनीतिक बहस की शुरुआत कर दी थी। 29 अगस्त को पटना में अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जदयू ने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह के प्रस्ताव पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि नीतीश सभी क्षमता होने के बावजूद पीएम पद के दावेदार नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बैठक के बाद स्पष्ट किया है कि इस संकल्प का उद्देश्य इस भ्रम को दूर करना जो कि विभिन्न खतरों के माध्यम से आती रही है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंजशेर में नापाक हरकतों पर चुप्पी, ब्रिक्स में चीन से बातचीत, मोदी सरकार पर भड़के बीजेपी सांसद। दरअसल राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को अफगानिस्तान और चीन के मसले पर अपनी पार्टी की सरकार का रुख समझ नहीं आ रहा है और वो कभी इशारों में तो कभी खुलकर केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कर रुख आपको बता दें, अफगानिस्तान की पंजशेर घाटी में पाकिस्तान दखल का ईरान ने आलोचना की, मगर भारत चुप है। एक यूजर ने जब इसे लेकर सवाल किया तो स्वामी ने कहा है कि वेट एंड वॉच में दिमाग नहीं चलाना पड़ता है। स्वामी ने 9 सितंबर को प्रस्तावित ब्रिक्स 2021 सम्मेलन में भारत और चीन के एक मंच पर आने को लेकर स्वामी ने कटाक्ष किया है। ब्रिक्स देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन से बातचीत उच्च प्राथमिकता है। इसी पर स्वामी ने लिखा है कि चीन के साथ आज बातचीत का मतलब है कि थप्पड़ खाने, मारे जाने और चीन के हंसने पर मजे लेना। दुख की बात है कि भारत माता का प्रतिनिधित्व करने वाले गुलामों के राष्ट्रीय स्वाभिमान में इतनी गिरावट हो गई है। एक अन्य ट्वीट में स्वामी ने पूछा है कि ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों की जमीन पर कब्जा करने कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से उन्होंने हमला बोला। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हाथ जोड़कर माफी मांगने तक जावेद अख्तर तक कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं होने देंगे, भाजपा विधायक का बड़ा बयान। दरअसल भाजपा विधायक राम कदम ने लेखकार गीतकार जावेद अख्तर से उनकी उस टिप्पणी को लेकर उनसे माफी की मांग की है, जिनमें उन्होंने आरएसएस की तुलना कथित तौर पर तालिबान के साथ कर दी थी। इस बयान के बाद अख्तर के मुंबई स्थित आवास के बाहर सुरक्षा सोमवार को बढ़ा दी गई है। ये जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने कहा है कि जूबी इलाके में इस्कॉन मंदिर के पास स्थित अख्तर के आवास पर बाहर पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा है कि महिला कांस्टेबल सहित सुरक्षा कर्मियों को गीतकार के घर के बाहर तैनात कर दिया गया है। अख्तर ने बीते 3 सितंबर को
समाचार चैनल में कहा है कि पूरी दुनिया में दक्षिण पंथियों में एक अनोखी समानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का नाम लिए बिना गीतकार ने कहा था कि तालिबान एक इस्लामी देश चाहता है, ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दरअसल जावेद अख्तर ने कहा था कि मुझे लगता है कि जो लोग RSS, BHP या बजरंग दल जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं उन्हें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। केवल बेशक तालिबान की निंदनीय है, लेकिन तालिबान जैसे कई ऐसे भारत में भी संगठन इस तरीके की बात कही थी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों एक और बड़ी खबर, वर्चुअल सुनवाई कुछ वकीलों ने अनुकूल पर मगर अधिकांश पीड़ित बताया है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति BR गवई और BR नागरत्न ने नोट किया है कि वर्चुअल यानी आभासी या ऑनलाइन अदालतें कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुकूल होते हुए तो अपने कार्यालय में बैठक कर कई मामलों में बहस करते हैं, लेकिन अधिकांश वकील इससे पीड़ित भी होते हैं। इसमें यह घोषणा करते हुए अदालत शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू करेगी और आभासी सुनवाई के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 16 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कई बार निकायों से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें आसमान में तेल गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तेजी के साथ महंगाई का पुरजोर विरोध हो रहा है। दरअसल तेजी से बढ़ रहे महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस ने कई जगहों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और इसको लेकर एक तरीके से सरकार को जगाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि गूंगी बहरी ये केंद्र सरकार को हम जगाने का काम करेंगे और जिस तरीके से विरोध चल रहा है तेजी के साथ पेट्रोल डीजल, आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब मिलेगा। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों एक और बड़ी खबर, लखनऊ। जी हां, कांग्रेस का परिवर्तन संकल्प सम्मेलन, इमरान प्रतापगढ़ी बोले ये चुनावी शंखनाद है। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। एक और जहां बीजेपी, सपा, बसपा प्रदेश में ब्राह्मण और ओबीसी जातियों के साधने में जुटी है तो कांग्रेस की नजर मुस्लिम समुदाय के वोटों पर है। पर इस बीच कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक अल्पसंख्यक समाज का ये सम्मेलन चलता रहेगा। लखनऊ में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का अल्पसंख्यक समाज का सम्मेलन चलेगा और ये चुनावी शंखनाद है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का आयोजन सोमवार को किया था। राजधानी के कांग्रेस कार्यालय पर अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कांग्रेस ने बिना स्क्रीनिंग 60 नेताओं को लड़ने की दी मंजूरी। कांग्रेस अघोषित तौर पर अपने करीब 60 नेताओं को यूपी विधानसभा चुनाव में उतारने की हरी झंडी दिखा दी है। चूंकि यूपी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर अखिल भारतीय सचिव जमीनी हकीकत को देखते हुए उम्मीदवारों पर फैसला ले रहे हैं। पार्टी की संस्कृति ऐसे में पहली बार देखने को मिल रहा है जब स्क्रीनिंग कमेटी के सीधे उम्मीदवारों को उतारने की बात चल रही है। इस बीच अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कमेटी खास करके 60 विधायकों को सीधा विधानसभा में उतारने का ऐलान कर दिया है, 60 प्रत्याशियों को, उसी के मद्देनजर ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कमर कस के कर ली है और आने वाले समय में इसका सीधा जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है। यूपी में कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों पर है और इमरान प्रतापगढ़ी समेत तमाम लोग समय डट गए। अगली अपडेट, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले किसानों का आक्रोश देख डबल इंजन के सारे ड्राइवर हो गए हैं नदारद। जी हां, दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दिन पहले किसान महापंचायत हुई थी जिसमें राकेश टिकैत ने बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। बीजेपी ने टिकैत पर पलटवार किया था। अब किसानों को समाजवादी पार्टी सपा का भी साथ मिल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा है कि किसानों को बधाई देता हूं, धरना अभी चल रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने किसानों को अपमानित किया है, आतंकवादी तक कह दिया है। मुझे खुशी हुई कि वे अभी भी एकजुट हैं। उन्होंने कहा है कि सपा लगातार किसानों के साथ खड़ी है। जब तक नए कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक एकजुटता रहनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा किसानों की पार्टी है, हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना नैरेटिव बदलना चाहती है और वे मुश्किल में है। मुझे मुख्यमंत्री ने कहा है किसानों ने अर्थव्यवस्था बचाई है, तब कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे।
और नेता लगातार संघर्ष हमारे कर रहे थे। इस तरीके से कोरोना से निकलने को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। अगली अपडेट, राजस्थान सचिन पायलट के जन्मदिवस पर होगा शक्ति प्रदर्शन। जी हां, फैन क्लब का वीडियो वायरल। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब 7 सितंबर को 44 साल के हो जाएंगे। इस बीच उनके समर्थकों ने उनके जन्मदिन के लिए कई कार्यक्रम तैयार कर दिए हैं। हालांकि सचिन फैन क्लब वाले एक समूह के एक वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वीडियो राजस्थान के विकास के बारे में है और ये वीडियो कथित तौर पर राज्य, उनके युवाओं और महिलाओं के लिए सचिन पायलट के दृष्टिकोण को दर्शाता है। वीडियो में ही चालाकी से सचिन पायलट को भविष्य के नेता के रूप में पेश किया जाता है। इसमें वर्तमान सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र नहीं है। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं अपने आप में एक ताकत दिखाने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोली मायावती, अब गुमराह नहीं होगा ब्राह्मण, फिर बनेगी बीएसपी की सरकार। दरअसल लंबे समय से अलग अलग पड़ी बहुजन समाज पार्टी यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट चुकी है। मायावती ने इस बार ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कवायद की है। लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को आयोजन किया था। मंगलवार यानी आज सम्मेलन का समापन हुआ, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने संबोधन किया। मायावती ने भरोसा दिलाया कि विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण मतदाता वोट बीएसपी को करेंगे और एक बार फिर से बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। और इससे बकौल मायावती यूपी में बसपा की सरकार बनने पर सभी वर्गों के साथ प्रबुद्ध वर्ग को भी पूरा ख्याल रखा जाने का ऐलान किया। तो दोस्तों, बड़ी खबर